हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन और ये लिंक्ड है विद हमारे पास कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद के एज यूजुअल के हम कोई भी टॉपिक जो है वो क्यों पढ़ना चाह रहे हैं और व्हाट डू वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस डिस्कशन। तो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जो है उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं कि हमें उसे स्टडी करना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन हमें हेल्प करती है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और हम लोग जानते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं ये एक इंटेग्रल पार्ट हैं किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड का। और आपके पास फॉर एग्जांपल आप सर्किट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हों, आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हों, पीडी सॉल्व कर रहे हों, तो अल्टीमेटली आपके पास जो भी सिस्टम है वो रिड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस। और ये जो रिडक्शन ऑफ स्कीम है इसको जब हम अलजेब्राइक में रिड्यूस कर लेते हैं तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाए तो हमारे पास एक ही वेल नोन टेक्निक है जो हम अभी तक यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ जिसे हम कहते हैं गाउस एलिमिनेशन मेथड। तो आज के चैप्टर में हम कुछ डिफरेंट मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे जिनकी मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर फाइनाइट एलिमेंट मेथड एक वर्सटाइल मेथड है जो कि एप्लीकेबल है वेरियस इंजीनियरिंग ब्रांचेस में और स्पेशली रिलेटेड टू अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखें तो सॉलिड वर्क्स में आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनते हैं हम उन्हें फाइनाइट एलिमेंट मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। और एफईएम जो है इसमें बेसिकली आप अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फाइनाइट एलिमेंट अप्रोच के थ्रू सॉल्व करते हैं, गैलेरिकन अप्रोच लगा के डिस्क्रिटाइज करते हैं और अल्टीमेटली एक सिस्टम ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन में रिड्यूस कर देते हैं। और वो जो सिस्टम ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए भी आप मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। Another important application is singular value decomposition। SVDs जो हैं singular value decomposition ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन है जिसमें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। अभी तक तो हम स्क्वायर मैट्रिसेस को डील करते हैं बट SVDs जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं टू डील विद द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस एज वेल। और एसवीडीज में जो डिकम्पोजिशन है उसमें हमारे पास ये हमें हेल्प करती है टू डिटरमिन आइगन वैल्यूज़ एज वेल। और जो सिस्टम के आइगन वैल्यूज़ हैं जब आप वो डिटरमिन कर लेते हैं तो अल्टीमेटली यू आर एबल टू डिटरमिन कि आपके सिस्टम में इनवेरिएंट्स क्या। तो एसवीडीज की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो इमेज रिकग्निशन सिस्टम है कि जो आपका इमेज रिकग्निशन सिस्टम है आप लोग जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जो इमेज रिकग्निशन सिस्टम है वहाँ पे आपने जो इमेज फीड किया होता है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में तस्वीर कैप्चर की जाती है। फॉर एग्जांपल लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, आपने कोई मेकअप पुट ऑन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आपने शेव की हुई है या नहीं की हुई, सिमिलरली आपने ड्रेस किसी और कलर का वियर किया हुआ है। लेकिन जब आप डे टू डे में इमेज रिकग्निशन सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो आप डेली बेस पे ड्रेस भी चेंज कर रहे होते हैं, मेकअप भी चेंज कर रहे होते हैं, सन लाइट का जो इफेक्ट है वो भी चेंज हो रहता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी चेंज हो रही होती है, सनी है, क्लाउडी है, रेनी डे है। बट हम तो एक ऐसा इमेज रिकग्निशन सिस्टम डेवलप करना चाह रहे होते हैं कि जो ऑल वेदर वर्क कर रहा हो। तो एसवीडीज जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं टू डिटरमिन कि इमेज जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स के हम वेदर, कपड़ा और दाढ़ी और इन चीज़ों से बियॉन्ड जाके इमेज को रिकग्नाइज कर पाए। और यही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जब कोई भी इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो वो आपको रिकग्नाइज कर रहता है इरिस्पेक्टिव कि आपने मेकअप डिफरेंट किया हुआ है, कपड़े डिफरेंट पहने हुए हैं, एनवायरनमेंट डिफरेंट है। और वो जो रिकग्निशन है वो डिपेंड करती है आइगन वैल्यूज़ पे और वो आइगन वैल्यूज़ जो है वो हम एसवीडीज़ के थ्रू डिटरमिन करते हैं। नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम जो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंटेड है, आपने देखा होगा सेफ सिटी के जो कैमरास लगाए गए हैं। ये जो नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है ये भी वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ एसवीडीज़। और बेसिकली जो नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है वो वर्क ऐसे कर रहा है कि कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली पिक्चर कैप्चर करता है, उस पिक्चर में से करैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करता है और वो फिर करैक्टर्स को दोबारा अपनी सर्च डेटाबेस में लगा देता है कि आप ट्रैक करो कि ये व्हीकल इस टाइम किधर है रोड पे।
तो वो दोबारा इमेज कैप्चरिंग के दौरान दोबारा देखती है कि व्हीकल अब यहाँ से मूव करके किसी नई पोजीशन पे कहाँ पे चली गई है। तो ये जो नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, इसमें भी मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड स्पेसिफिकली एसवीडी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है, देन डिटर्मिनिंग आइगन वैल्यूज। तो जब आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाती हैं, देखें स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। जब सिस्टम हमारे पास रेक्टेंगुलर बन जाते हैं तो देन आइगन वैल्यू डिटर्मिन करना एक चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए। तो एसवीडीज या मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है। नाउ द क्वेश्चन इज के हाउ डू मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन वर्क। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जो है वो बेसिकली जैसे हमारे पास जब्राइक फैक्टराइजेशन होती है वैसे ही वर्क करती है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम उस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स ए, तो देन वी कैन राइट ऑन ए एज LU where A is a lower triangular matrix and U is an upper triangular matrix. So you can write it down as a product of two matrices, लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, और फिर आप इस फैक्टराइजेशन जो है इसकी मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और हमारे पास जो LU डिकम्पोजिशन है क्या इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई एडवांटेज भी हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए एक मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, जिसको आप कहते हैं रो एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना सिस्टम ऑफ इक्वेशन को और फिर उसकी मदद से सॉल्व करना। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है, जब आप ये अप्लाई करते हैं तो हमें किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं या नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं टू कम्प्लीटली सॉल्व एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स, वो हमारे पास हैं ऑर्डर ऑफ n³ / 3। ये नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब लेकिन जब हमारे पास यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो अपर ट्रायंगुलर या सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है टू द ऑर्डर ऑफ n²। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम गॉस एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे सॉल्व करने के लिए, तो हमें n³ / 3 स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। और अगर आप समहाउ उसको अपर या लोअर ट्रायंगुलर में लिख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप जो है वो ऑर्डर ऑफ n² हो जाते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास n की वैल्यू आप ले लें 4, तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे मुझे गॉस एलिमिनेशन के केस में, वो हो जाएंगे 4³ / 3 फॉर गॉस एलिमिनेशन। और अगर मैं इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, मेरे पास अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो इन द फॉर्म ऑफ अपर और लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम, तो मेरे ऑपरेशन जो हो जाते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं n² में, अपर और लोअर ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे देखें तो इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे 4², तो 4² विल बी इक्वल टू 16। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे आपके पास हो जाएंगे 60। तो आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बन रहे हैं 4³ जो है वो 64 / 3 है। तो अगर हम नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्रॉक्सीमेटली देखें तो हमारे पास आ जाएंगे 3 × 6, 3 × 3, अप्रॉक्सीमेटेड 21 नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने। और अगर इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की शेप अपर या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो उस केस में हमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े हैं 16। तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके पास जो रिडक्शन ऑफ स्टेप्स है टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर सिस्टम हमारे पास अपर या लोअर ट्रायंगुलर शेप में हो। तो ये वर्क करती कैसे है मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है लेट ax = b, और मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो आप इस सिस्टम में a को फैक्टराइज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ l एंड u। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट a जो है उसको हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं l एंड u की, और टाइम्स x = b। फिर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं कि y जो है वो हमारे पास इक्वल है u टाइम u टाइम x जो है वो y के इक्वल है। तो हमारे पास इस केस में ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा l टाइम y = b।
ये लोअर ट्रायंगुलर है और ये सिस्टम अपर ट्रायंगुलर है। इसका मतलब है कि हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी को स्प्लिट कर लिया है टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। एक है एल वाई इज इक्वल टू बी विच इज अ लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम, दूसरा है हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप यहाँ से 1 से y की वैल्यू कंप्यूट करें और 2 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एंड यूज इन 2। आप 1 से कंप्यूट करें और 2 में सब्स्टिट्यूट करें। अब जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप देखें आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी हमने रिड्यूस कर दिया इन द लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। और अभी हमने देखा है कि अगर लोअर या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में सिस्टम रिड्यूस हो जाए तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड है टू सॉल्व दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो रिड्यूस हो जाते हैं टू n स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक सिस्टम को दो में स्प्लिट कर लेता हूँ और अब इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मुझे जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे ऑर्डर n स्क्वायर रिक्वायर्ड होंगे और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऑपरेशन चाहिए थे ऑर्डर ऑफ n³ 3। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ड्रा करते हैं कि अगर हम गाउस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हो या एलयू की फॉर्म में लोअर या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म डिटरमिन कर रहे हो तो कितने स्टेप्स का डिफरेंस आ जाता है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सिस्टम हमारे पास हो 10 क्रॉस 10 का तो गाउस एलिमिनेशन को रिक्वायर्ड है 3.3 into 10⁻², which means that 330 steps to determine the value of x। और यही अगर आप फैक्टराइज करके एलयू की फॉर्म में सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं और आप एलयू की ये जो सिस्टम है इसको सॉल्व करते हैं 1 और 2 को तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हो जाते हैं 2 into 10⁻², लाइक 200। तो इस केस में 40% स्टेप्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो 100 क्रॉस 100 तो हमारे पास यहाँ पे गाउस एलिमिनेशन में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे 3.3 into 10⁻5 और यहाँ पे जो है आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो है 2 into 10⁻⁴। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक तो 10 की पावर 4 है फिर 3.3 की जगह यहाँ पे 2 है तो सिग्निफिकेंटली नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप्स रिड्यूस हो रहे हैं वो 94% रिडक्शन ऑफ स्टेप्स आ रही है। अब यहाँ पे जब आपके पास आ जाता है 1000 क्रॉस 1000 का सिस्टम तो 3.3 into 10⁸ एंड 2 into 10⁶। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एंड नंबर ऑफ स्टेप्स जो रिड्यूस हो रहे हैं वो है 99.4%। हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अगर आप गाउस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो अपर या लोअर ट्रायंगुलर की फॉर्म में इस शेप में तो आपको बहुत कम नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब आप अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स में 40% स्टेप रिडक्शन है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 स्टेप्स परफॉर्म करूँगा गाउस एलिमिनेशन के लिए तो यहाँ पे जब लोअर या अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में मैंने लिखा होगा तो मुझे 100 के अगेंस्ट 60 स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे। अच्छा जब 100 क्रॉस 100 का सिस्टम होगा तो उस केस में अगर लेट से 100 स्टेप परफॉर्म कर रहा था गाउस एलिमिनेशन के मेथड में तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 6 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन के केस में। और अगर गाउस एलिमिनेशन के केस में हम परफॉर्म कर रहे थे 1000 बाय 1000 के सिस्टम के लिए तो 100 स्टेप जहाँ पे आप गाउस एलिमिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे उसके अगेंस्ट ओनली 0.6 स्टेप आप परफॉर्म करेंगे फॉर कि आपके पास सिस्टम जो है वो अपर या लो ट्रायंगुलर शेप में ट्रांसफॉर्म हुआ हो। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि कितने लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टेप जो है वो रिडक्शन पॉसिबल है अगर आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन लोअर या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखा हो। तो ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप देखें अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए इतने स्टेप्स चाहिए और ये लोअर या अपर की फॉर्म में लिखा हो तो हमें ये नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी तो है कि इस ए को एल और यू की फॉर्म में लाने के लिए ये जो हमने अज्यूम किया है इसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे एडिशनली। तो यहाँ पे आप देखें तो अगर हम रिडक्शन ऑफ जो स्टेप्स है वो एक्चुअली कम्स एट द कॉस्ट ऑफ फैक्टराइजेशन और एल और यू मैट्रिक्स को डिटरमिन करने के लिए हमें n³ by 3 ऑपरेशंस जो हैं ये परफॉर्म करने पड़ेंगे।
अब इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एलयू फैक्टराइजेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो n क्यूब बाई 3 स्टेप, यानी कि जो गाज एलिमिनेशन में नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो आप परफॉर्म करेंगे पहले l और u की फॉर्म में लिखने के लिए, और जब एल यू की फॉर्म में लिखा जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तो फिर 2n² स्टेप आप परफॉर्म करेंगे टू कम्प्लीटली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी है कि अगर तो सिस्टम डायरेक्टली एल और यू की फॉर्म में हो तो फिर तो हमारे पास बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहले एल और यू की फॉर्म में नहीं है और हमने उसको एल और यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे फैक्टराइजेशन में वो आपके पास गाज एलिमिनेशन से ज़्यादा होंगे। द रीज़न इज़ कि वहाँ पे एन क्यूब बाई 3 था, यहाँ पे एन क्यूब बाई 3 में हमें प्लस 2n² भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर समहाउ आपको एल और यू पता है तो फिर सिग्निफिकेंट जो स्टेप्स हैं हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम कैसे मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जो है उसको अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आ जाते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन में जो एल और यू हैं ये हैं क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एल एंड यू। तो हम कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स को हम स्प्लिट कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ एल एंड यू। तो एल जो है इसे हम कहते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ए जो है इसको हम कहते हैं ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। व्हाट डू यू मीन बाय लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वर्ड जो है वो एसोसिएटेड है कि आपके पास डायगोनल से बिलो जो एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो, एंड अबव द डायगोनल आपके पास जितनी एंट्रीज हैं ये तमाम के तमाम जीरो हैं। तो सच अ सिस्टम ये जो है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर है। सो वर्ड लोअर जो है वो एसोसिएटेड है विद द नॉन जीरो वैल्यूज बिलो द डायगोनल। और अपर ट्रायंगुलर के केस में आपके पास जो नॉन जीरो हैं वो अबव द डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास नॉन जीरो है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास डायगोनल से अबव तमाम एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हो सकती हैं और बिलो द एंट्री तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो। तो सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई करता चलूँ, और वो ये है कि द वैल्यू ऑफ एल या यू इनमें से कोई वैल्यू जीरो हो सकती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इट्स नॉट द केस। इनमें से कुछ वैल्यू जीरो भी हो सकती हैं, बट हमारा कहना ये है कि डायगोनल से अबव तमाम वैल्यू जीरो होंगी लोअर के केस में, और अपर के केस में डायगोनल से बिलो तमाम वैल्यू जो हैं वो जीरो होंगी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या जिसको हम लेफ्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या जिसको राइट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उनमें जो फर्स्ट टू टेक्निक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में वो हमारे पास है डू लिटल मेथड एंड क्राउच मेथड। डू लिटल मेथड क्या है एंड क्राउच मेथड क्या है? डू लिटल मेथड और क्राउच मेथड में हम एक डिफरेंस है कि डू लिटल मेथड के केस में जो दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसके डायगोनल पे वैल्यूज 1 होती है, और क्राउच मेथड में जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पे वैल्यूज 1। तो जो मेजर डिफरेंस हो गया डू लिटल्स और क्राउच में वो ये है कि डू लिटल्स में लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल 1 है मैट्रिक्स का, और क्राउच में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल जो है वो 1 है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जब हम ए मैट्रिक्स को एल और यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारे पास तीन अननोन्स, फॉर एग्जांपल 3x3 सिस्टम ले लें तो तीन अननोन्स हैं एल मैट्रिक्स में, 6 अननोन्स हैं यू मैट्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स फॉर 3x3 सिस्टम आर 9। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 9 अननोन्स अपीयर हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ए मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हमें ऑलरेडी नोन है, तो ये हमें नोन है। हम इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू डिटरमिन करें। तो आप देखें जो कंपैरिजन में हमारे पास इक्वेशंस बन सकती हैं वो कितनी बन सकती हैं। 3 अननोन जिसमें 6 अननोन जिसमें कंबाइन कर लें तो 9 अननोन हो जाएंगे। 9 अननोन्स को डिटरमिन करने के लिए आपको 9 इक्वेशंस रिक्वायर्ड है। तो अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 9 ही इक्वेशंस बनेगी जो कि यूनिक होंगी, और फिर हम उनकी मदद से जो अननोन्स हैं इनकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द केस ऑफ क्राउच मेथड। क्राउच मेथड में हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पे वैल्यूज वन होंगी। अब वंस अगेन अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे 6 अननोन्स हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, 3 अननोन है अपर में, 9 अननोन्स हो गए आपके पास इन टोटल। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स में भी 9 एंट्रीज हैं,
इसका मतलब है टू यूनिकली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ईच वन ऑफ देम, हमें इन्हें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और उसकी मदद से फिर हम इन तमाम अननोन्स की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड अप्रोच होती है कि हम एलयू डिकम्पोजिशन में कैसे लिखते हैं, वो डुलिटल मेथड हो या क्राउच मेथड हो, और फिर हम अननोन्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि हम एल और यू दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं और उस कंपैरिजन के रिजल्ट में हम यूनिक वैल्यूज जो हैं वो अननोन्स की डिटरमिन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एग्जांपल, डिटरमिन द एलयू फैक्टराइजेशन फॉर द मैट्रिक्स ए इन द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b। तो हम एलयू फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं इस मैट्रिक्स के लिए, ए के लिए, जो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ax इज इक्वल्स टू b, और b मैट्रिक्स जो है वो वेक्टर हमारे पास ये के है। और सेकंड पार्ट ये है कि देन यूज द फैक्टराइजेशन टू सॉल्व द सिस्टम बाय यूजिंग डू लिटिल। तो सेकंड पार्ट में ये है कि हमने डू लिटिल मेथड की मदद से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। तो लेट्स स्टार्ट विद के ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स को हम डिकम्पोज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल एंड यू मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास इक्वल है, हम यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 -1 1 1 -1 2 0 -1 -1 3 3 1 2 -1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। नाउ आप इसको एल और यू की प्रोडक्ट में लिखना चाह रहे हैं और हम डू लिटिल मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो डू लिटिल मेथड में जो लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पे वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं 1। तो अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0 एंड 0। ओके जी, यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग इंडेक्स कर लेते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम L21, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम L31, L32, L41, L42 एंड L43। ये जो हमने जनरलाइज फॉर्म लिखी है, ये जो इंडेक्सिंग है ये फर्स्ट रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख के बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहे हैं। फिर यू मैट्रिक्स हमने अज्यूम करनी है, तो U11, U12, U13, U14, और यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा U22, U23 एंड U24। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा U33 एंड U34, और लास्ट एंट्री हमारे पास आ जाएगी U4। तो यहाँ पे क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है तो बिलो द डायगोनल तमाम वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास 4x4 की L एंड U मैट्रिक्स बन। अब हम इन अननोन्स की वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि L में जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं 3 + 2 5 + 1 6, और U में जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो 16 अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं। अब ये वैल्यूज डिटरमिन करने के लिए आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास आंसर आ जाएगा U11। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम आपके पास आ जाएगा L21 U11। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम L31 U11, एंड लास्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम L41 U11। तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम आपके पास आ जाएगा U12। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम आपके पास आ जाएगा L21 U12 प्लस U22। थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम आपके पास आ जाएगा L31 U12 प्लस L32 U22। फोर्थ कॉलम को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L41 U12 प्लस L42 U22। उसके बाद जी फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम आ जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा U13। अब मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो L21 U13 प्लस U23। थर्ड को करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L31 U13 प्लस L32 U23 एंड प्लस आपके पास एक आ जाएगा U33। फिर लास्ट पे आ जाए L41 U13
L4 2 U2 3, L4 3 into U3 3। थर्ड कॉलम आ गया। लास्ट कॉलम पे आ जाते हैं। फर्स्ट रो इंटू लास्ट कॉलम, आपके पास आंसर आ जाएगा U1 4। सेकेंड रो इंटू फोर्थ कॉलम करेंगे तो L2 1 U1 4 प्लस L सॉरी जस्ट U2 4 आ जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट रो इंटू हम कर रहे थे L2 1 U1 4 प्लस U2 4। फिर आ जाए थर्ड रो इंटू फोर्थ कॉलम तो आपके पास आ जाएगा L3 1 U1 4 प्लस L3 2 U2 4 प्लस L3 2 U2 4 प्लस U3 4 प्लस U3 4। लास्ट पे आ जाए, लास्ट रो इंटू लास्ट कॉलम, तो ये वाली एंट्री हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ये बन जाएगी L4 1 U1 4 प्लस L4 2 U2 4 प्लस L4 3 U3 4 प्लस U4 4। ये हमारे पास बन गई L इंटू यू की मैट्रिक्स। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये A मैट्रिक्स है, ये L और U की प्रोडक्ट है। इसमें 16 अननोन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर हम इसको मैट्रिक्स A के साथ कंपेयर करें तो A में 16 एंट्रीज हैं। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते जाएंगे। तो बाय कंपेयरिंग हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है। फर्स्ट रो को कंपेयर कर लें तो U1 1 की वैल्यू आ रही है 1, U1 2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 1, U1 3 की वैल्यू आपके पास आ रही है 0, U1 4 की वैल्यू आपके पास आ रही है 3। तो आप देखें आउट ऑफ 16 हमने 4 अननोन्स जो हैं उनकी वैल्यू डिटरमिन कर ली। बाकी जो 12 अननोन्स हैं उनके लिए आप फर्दर कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। कंपैरिजन का असूल याद रखें कि जब आप इस प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो सबसे पहले इसमें वो एलिमेंट्स कंपेयर करें जिनमें सिंगल टर्म लाई करें। लाइक हमने यू वाली फर्स्ट रो को कंपेयर करें। जब ये कंप्लीट हो जाए तो अब उन एलिमेंट्स को कंपेयर करें जिनमें टू टर्म्स हैं। तो L2 1 U1 1, L3 1 U1 1, L4 1 U1 1, ये तीन टर्म्स ऐसी हैं, एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें टू टर्म्स हैं। तो अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास बन जाएगा L2 1 U1 1, L3 1 U1 1 एंड L4 1 U1 1। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 एंड -1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 3 एंड -1। अब यहाँ से आप देखें कि U1 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की भी है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा L2 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हो जाएगा L3 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, L4 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से L2 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, L3 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, L4 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी L2 1, L3 1, L4। तो आप देखें हमने 3 मजीद अननोन्स जो हैं वो फाइंड आउट कर ली। तो 4 + 3 हमारे पास 7 अननोन्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी। अब टू टर्म्स वाले एलिमेंट आपने कंपेयर करनी है। नेक्स्ट गो फॉर 3। तो आप देखें कि ये एलिमेंट है जिसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 3 हैं और इसमें। तो आप इनको कंपेयर करते हैं, हमारे पास बन जाएगा L2 1 U1 2 प्लस U2 2, L2 1 U1 2 प्लस U2 2,
फिर आपके पास बन जाएगा L31 U13 प्लस U23 और फिर लास्ट वाला आपके पास बन जाएगा L41 U14 प्लस U24। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इन तीन एलिमेंट्स को कंपेयर करने से। यहाँ पे हमारे पास आंसर है 1 -1 एंड 1, तो 1 -1 एंड 1। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं। L21 की वैल्यू है 2, U12 की वैल्यू है हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है U12 इज इक्वल टू 1, तो U12 की वैल्यू है 1। U22 की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ से, तो U22 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 and -1, that will be -3। ओके जी, L31 की वैल्यू हमारे पास 3, U13 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0, U23 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं -1, तो U23 हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 + 0 इज -1, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाती L41 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -1, U14 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 और U24 की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी U24 इज इक्वल्स टू 1 + 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। तो U24 की वैल्यू भी आ गई। 3 फर्दर अननोन्स जो हैं वो हमने डिटरमिन कर लिए। तो आप देखें हमारे पास 4 + 3 7 + 3 10 अननोन्स की वैल्यूज जो हैं वो डिटरमिन होगी। अब आपने 3 टर्म्स वाले एलिमेंट कंपेयर कर लिए। नेक्स्ट गो बार जिनमें 4 टर्म्स हैं, तो 4 में ये दो एलिमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिनमें 4 टर्म्स हैं। अब इनको कंपेयर करते हैं, तो आपके पास बन रहा है L31 U12 प्लस L32 U22 U22। सेकेंड एलिमेंट आपके पास यहाँ पे बन रहा है L41 U12 प्लस L42 U22। और अब जब आप इन दोनों कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे -1 एंड 2, तो एक की वैल्यू इक्वल कर दें -1 के, सेकंड की वैल्यू इक्वल होगी 2। सब्स्टिट्यूट करते जाएं। L31 की वैल्यू है 3, U12 की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है, दैट इज 1। L32 की वैल्यू है आपके पास कैलकुलेट करनी है हमने, U22 की वैल्यू है हमारे पास -3 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आ जाएं। L41 की वैल्यू है हमारे पास -1, U12 की वैल्यू है हमारे पास 1, L42 की वैल्यू है हमारे पास फाइंड करनी है, और U22 की वैल्यू है हमारे पास -3 इज इक्वल टू। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर आ जाएगा -1 -3 -4 हो जाएगा। तो L32 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 1 इज 3 और -1 -3 -4, तो ये हमारे पास आ जाएगी -4/3। जी, कुछ कहना प्लस चाहेंगे? 4/3 नहीं आएगी सॉरी, सर, पॉजिटिव 4/3 नहीं आएगी? +4/3 आएगी। हाँ यस, +4/3 आएगी, क्योंकि राइट साइड पे भी माइनस आ जाएगा तो +4/3 आ जाएगा। ओके जी, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 और राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 2 + 1 3, और जब आप उसको -3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। तो हमारे पास L32 की वैल्यू आ गई है 4/3 एंड L42 की वैल्यू आ गई है -1। मुझे एक मिनट चेक कर लेने दें, मे बी हम कोई मिस्टेक ही ना कर रहे हो। यहाँ पे
सर एक क्वेश्चन था। आई थिंक यहाँ पे हमने कोई एरर तो नहीं किया होगा। सर ये स्लाइड 7 खोलेगा। L31 सर U12 एल plus टू वन यू L32 वन टू प्लस यू टू टू इज इक्वल टू 1 है, और नेक्स्ट स्टेप में -1 हमने कर दिया सर। ये चौथी लाइन में L21 U12 प्लस U22। एक मिनट बेटा, थोड़ा फैन की वजह से डिस्टरबेंस है, मुझे हैंड फ्री ज़रा से लगा लेना दे। जी बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। अब बताएं। सर ये L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल टू 1 लिखा है हमने चौथी लाइन में, जबकि पांचवी लाइन में हमने इज इक्वल टू के आगे -1 कर दिया। फर्क पड़ रहा था कि मैंने कल क्लास में कैलकुलेट कराया, वहाँ भी आंसर नहीं आ रहा था एक्चुअली, यहाँ पे गलती हुई है। दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास होगा इक्वल्स टू +1 के, तो जब ये आएगा 2 इधर तो ये हो जाएगा नॉट -3, तो 1 -2 विल बी -1, तो U22 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -1। रेस्ट ऑफ ठीक है, तो यहाँ पे U22 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू -1। जब -1 पुट करेंगे तो L32 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। -1 -3 विल बी -4 एंड प्लस हो जाएगा, दैट विल बी L32 विल बी इक्वल्स टू 4। ओके, अब यहाँ पे L42 की वैल्यू ठीक कैलकुलेट हो गई है। L41 -1 है, U12 1 है, U22 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 + 1 विल बी 3, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल मेक इट -3। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही थी, ये हमारे पास आ गई L32 एंड L42 की वैल्यूज। ओके, अब हमने 4 टर्म्स वाले एलिमेंट्स कंपेयर कर लिए। नेक्स्ट गो फॉर 5 टर्म्स, और 5 टर्म में कौन कौन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये दो टर्म्स हैं जिनमें 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इनको कंपेयर करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट इज L31 U, हमारे पास आ रहा है 1 3, L32 U23 एंड U33, 1 3 L32 U23 एंड लास्ट में हमारे पास आ रहा है U33। ये हमारे पास इक्वल है जी। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू -1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। L31, व्हाट इज L31 की वैल्यू है 3, U13 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ 0, तो ये 0 हो जाएगा। L32 की वैल्यू है हमारे पास 4, U23 की वैल्यू है हमारे पास -1 एंड U33 की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट विल इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, दैट विल बी -4 प्लस U33 इज इक्वल्स टू -1 एंड U33 की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी -1 + 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। U33 की वैल्यू कैलकुलेट हो। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं L31 U14, L32 U24 एंड U34, 1 4 2 4 एंड 3। ओके जी, L31 U14, L32 U24 प्लस U34, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। L31 इज 3, U14 U14 is 3 plus L32 is 4, U24 is 4 and plus U34 is equal to 2। 9 plus 16, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं गलती अभी भी की है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज इसमें आती नहीं है। ओके, L31 3 है,
एंड U143 9 और L324 है, U24 भी 4 है 16 16 प्लस 9 इज 25 नहीं सॉरी बच्चों आई एम वेरी बैड एट प्लस माइनस मेरे लिए ये बड़ा हेल ऑफ टास्क होता है प्लस माइनस को ठीक करना U24 की वैल्यू जी -3 आ रही है हमारे पास क्यों नहीं -3 आ रही है U24 की वैल्यू हमारे पास -2 नहीं आ रही L41 हमारे पास क्या आ रहा है L41 इज -1 U14 इज 3 एंड प्लस U24 इज इक्वल्स टू इसको जब हमने कंपेयर किया L41 U14 कहाँ पे थी L41 U14 1 U14 plus U24 is equals to 1 ओके U24 की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए माइनस L21 is 2 U14 is 3 which is my bad L21 U14 plus U24 हमने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर दी L21 U14 प्लस U24 तो हम इसी को कंपेयर सॉरी बच्चों यहाँ पे भी once again that is L21 U14 that this one is L21 U14 plus U24 तो L21 की वैल्यू है हमारे पास that is equals to 2 and 2 3 the 6 and राइट साइड पे 1 आ जाएगा and 1 minus 6 यहाँ पे U24 की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी 1 minus 6 will be -5 U24 जो है हमने कहीं और यूज़ किया है U24 यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है तो ये हमारे पास बन जाएगी 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -5 प्लस U34 इज इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा 9 माइनस 20 प्लस U34 इज इक्वल टू 2 -11 और राइट साइड पे जाके ये +11 हो जाएगा तो 11 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 13 तो U34 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 अब हमने 5 टर्म्स वाले एलिमेंट कंपेयर करनी है नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कंपेयर 6 एंड 6 वाली टर्म जो है वो हमारे पास कौन सी है ये भी हो गया ये ओनली टर्म रह गई जो 6 एलिमेंट्स वाली है L41 U13 आई एम श्योर मैं ठीक लिख रहा हूँ U13 प्लस L42 U23 प्लस L43 U33 ये जी हमारे पास इक्वल आ गई है इक्वल्स टू 3 वैल्यू पुट कर देते हैं L41 वेयर इज L41 इज -1 U13 इज 0 L42 is where is L42 -3 U23 is -1 and plus L43 is sorry L43 हम फाइंड करेंगे U33 की वैल्यू हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3 ओके जी यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 टाइम्स L43 इज इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 3 0 हो जाएगा तो L43 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 तो 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12 2 14 एंड 1 15 15 ऑलमोस्ट डिटर्मिन हो गए लास्ट वन इसको कंपेयर कर लेते हैं तो L41 U14 प्लस L42 U
U4 प्लस L4 3 U3 4 प्लस U4 4। तो ये लास्ट टर्म हमारे पास आ गई, इसको कंपेयर करेंगे इक्वल्स टू -1 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो L41 हमारे पास क्या है, L41 वेयर इज L41 -1 -1 इंटू U14 है हमारे पास 3, L42 की वैल्यू है हमारे पास -3, U24 की वैल्यू इज वेयर इज U24 -5 plus L43 is 0 and U34 is 13 plus 0 into 13 U44 की हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा -3 एंड प्लस 5 3 द 15 और ये तो 0 हो जाएगा प्लस U44 आ जाएगा इज इक्वल्स टू -1। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 - 3 विल बी 12 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो U44 विल बी इक्वल्स टू -30। आई एम होपफुल कि इस दफ़ा जो हमने फाइंड किया वो सही है। ओके जी, तो हमने तमाम अननोन्स की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली है। अब अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए जो है उसको हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ एल एंड यू। तो एल मैट्रिक्स के डायगोनल पे वैल्यूज थी 1 1 एंड 1। अब हमने वैल्यूज यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है। L21 की वैल्यू है 2 3 एंड -1, तो ये हो गया 2 3 एंड -1। ओके जी, फिर L की वैल्यू है हमारे पास 3 2 एंड 4, तो 4 एंड -3, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 एंड -3। फिर हमारे पास आ जाएगी जी L की वैल्यू 4 3 दैट इज इक्वल टू 0, ये हो गया 0 0 0 0 0 एंड 0। तो हमारे पास ये बन गया 4 क्रॉस 4 L। अब आ जाते हैं U पे। U हमारे पास है जी U11 U11 की वैल्यू है 1 1 0 एंड 3। तो फर्स्ट रो बन जाएगी 1 1 0 एंड 3। सेकेंड रो में आ जाएंगे जी U22 की वैल्यू किधर है, U22 इज -1 -1 -1 एंड -5। तो -1 -1 एंड -5 ये 0 हो जाएंगे। दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे। ओके जी, U33 की वैल्यू है हमारे पास 3 and 13, so that will be 3 and 13 और U44 की वैल्यू है हमारे पास -13। तो ये हमारे पास बन गया L and U। लेट्स कंपेयर, होपफुली 1 2 3 -1 0 1 4 -3 0 0 1 0 0 0 1। ओके जी, 1 0 0 1 -1 0 -1 3 0 and 3 -5 13 and -13। चल, थैंक्स गॉड दैट फाइनली वी आर एबल टू डू इट राइट। तो ये हमारे पास LU डिकम्पोजिशन हो। नाउ वी आर डन विद LU डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये वेक्टर B की बनी और हम इस पार्ट में तो सिर्फ फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना चाह रहे थे A की, जो कि हमने कर लिया। अब B पार्ट में हमने फैक्टराइजेशन की मदद से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, और अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो क्या बनता है। आप इसके कोफिशिएंट्स नोट डाउन करते जाइएगा, x1 x2 x3 एंड x4। तो फर्स्ट कॉलम में x1 के कोफिशिएंट आ जाएंगे, सेकंड में x2 के, थर्ड में x3 के एंड x4, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 8 7 14 एंड -7। ओके, अब कोफिशिएंट नोट करें तो हमारे पास आ रहा है 1 1 0 3 2 1 -1 1 3 -1 -1 एंड 2 एंड -1 2 3 -1। तो आप देखें तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी है ये एग्जैक्टली यही ए मैट्रिक्स है जो हमें ऑलरेडी गिवन है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, दिस मीन्स दैट कि ये जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है ये और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक ही है। तो जो फैक्टराइजेशन हमने इसके लिए की है वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए भी वैलिड है। तो अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फिर हम इसी फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है AX इज इक्वल्स टू B। तो हम लेट करते हैं कि A इज इक्वल्स टू LU, कि हम A को LU की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा एल यू टाइम एक्स इज इक्वल्स टू बी। वंस अगेन लेट कर लें कि यू एक्स जो प्रोडक्ट है इसको हम वाई वेक्टर के इक्वल कर देते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स टाइम अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, तो यू टाइम एक्स इज इक्वल्स टू वाई और ये हमारे पास बन जाएगा एल टाइम वाई इज इक्वल्स टू बी। तो हमने अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दो सिस्टम में रिड्यूस कर लिया, दैट इज कि हमारे पास बन गया एल टाइम वाई इज इक्वल्स टू बी, इसको आप कह दें सिस्टम नंबर 1, और u टाइम x इज इक्वल्स टू y, इसको कह दें सिस्टम नंबर 2। तो कैलकुलेट y, हम 1 में से y कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड यूज इन 2। तो सेकंड सिस्टम में y की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लें। अब आप देखें, हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हैं उसमें रिड्यूस कर लिया। अब यहाँ पे आप पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लें, एल वाई इज इक्वल्स टू बी। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम ले लेते हैं। तो एल मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट कर ली है, जो कि हमारे पास है 1 2 3 -1 0 1 4 एंड -3 0 0 1 एंड 0 0 0 एंड 1। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद y। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 y2 y3 एंड y, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और b वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, हमें गिवन है अपने सिस्टम में। तो ये 8 7 14 एंड -7, तो 8 7 14 एंड -7, 8 7 14 एंड -7, ये आपके पास b वेक्टर है। अब यहाँ पे आप देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो हमारे पास 4 क्रॉस 4 की फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम विल बी जस्ट y1, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा 2y1 प्लस y2, यानी कि इस मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3y1 प्लस 4y2 प्लस y3, और लास्ट वन आ जाएगा आपके पास -y1 माइनस 3y2 प्लस y4। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई, इक्वल आ गया 8 7 14 एंड -7। अब आप देखें, दोनों मैट्रिसेस वेक्टर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, y1 आ गया। आप सेकंड इक्वेशन में y1 पुट कर दें, 2 टाइम्स 8 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हमारे पास y2 की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 8 टू द 16, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि y2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 7 माइनस 16 एंड होपफुली दैट विल बी -9। तो y2 की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें थर्ड में, तो 3 टाइम्स y1 की वैल्यू है जी 8, 4 टाइम y2 की वैल्यू है -9 प्लस y3 इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया 14। तो 8 3 द 24 -36 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 14, तो ये आ जाएगा -12, और इसको उधर आप ऐड कर देंगे तो y3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26। y3 आ गया। लास्ट इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो आपके पास आ रहा है -y1 विच इज -8 प्लस सॉरी दैट इज स्टिल -3 टाइम्स y2 विच इज -9 एंड प्लस y4 इज इक्वल्स टू -7। तो यहाँ से आप कर लें -8 प्लस 9 3 द 27 प्लस y4 इज इक्वल्स टू -7। तो 27 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा जी 19, और -19 -7 विल मेक इट -26। y4 की वैल्यू आपके पास आ गई -26। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास y वेक्टर जो है कंप्लीट हो गया है, y1 y2 y3 एंड y4। तो यहाँ पे हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई है 8 -9 26 एंड -26। बच्चों को गलती होगी हो तो बता दिया करें, I am very bad at calculation. Okay. Now we have ux is equals to y. अब आप सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट कर दें, तो ux is equals to y जो है, इसमें हमारे पास हो जाएगा जी u मैट्रिक्स क्या है। u मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 एंड 0 1 -1 0 एंड 0 0 -1 3 एंड 0 3 -5 13 एंड -13। ये होगी जी x के साथ मल्टीप्लाई करें। ओके जी, व्हाट इज x? x1 x2
x3 एंड x4 और इक्वल्स टू y वेक्टर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है 8 -9 26 एंड -26। ओके बच्चों, मैं y की वैल्यू जल्दी से कंपेयर कर लूँ कहीं हमने गलती ना कैलकुलेट की हो। 8 -9 26 है -26। ओके, अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस 3x4, फिर आ जाएगा जी -x2 माइनस x3 और -5x4। दिस वन इज 2। अच्छा जी, फिर आ जाएगा आपके पास 3x3 प्लस 13x4 और लास्ट आपके पास आ जाएगा -13x4। तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 8 -9 26 -20। वंस अगेन दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, आप कंपैरिजन कर लें तो x1 प्लस x2 प्लस 3x4 इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है 8 के, -x2 -x3 -5x4 इसकी वैल्यू आपके पास इक्वल आ रही है -9 के, और 3x3 प्लस 13x4 इसकी वैल्यू आपके पास इक्वल आ रही है 26 के, एंड -13x4 इसकी वैल्यू आपके पास इक्वल आ रही है -20। तो बच्चों अब आप देखें लास्ट से आप x4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक डिवाइड करते हैं तो -13 और दैट विल मेक इट 2, 13 2 द 26, तो दैट इज x4 की वैल्यू आपके पास आ गई 2। बैक सब्सटीट्यूशन करें x4 की वैल्यू यहाँ पे, तो आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट के 3 टाइम x3 प्लस 13x4, तो 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26। तो आई थिंक कि x3 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 0। x3 0 आ गया, यहाँ पे पुट कर दें -x2, x3 0 है, -5x4 है, -5 टाइम x4, x4 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू -9। तो यहाँ से देखें ये हो जाएगा -10, वहाँ जाके +10 हो जाएगा, 10 - 9 विल बी 1, और x2 की वैल्यू आपके पास इक्वल आ जाएगी -1। फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दें तो x1 -1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो 6 -1 जो है वो आ जाएगा 5, और 8 -5 आ जाएगा आपके पास 3। x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास x1 x2 x3 x4 ये जो वेक्टर है ये हमारे पास इक्वल आ गया जी। x1 की वैल्यू आ गई है 3, x2 की वैल्यू आपके पास है आई डोंट नो वेयर इज x -1, ओके जी, x3 इज 0 and x4 is 2, so we got this vector 3 -1 0 and 2। तो यहाँ पे आपने x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। लेट्स सी whether we are right or not। I think 3 -1 0 and 2, so did we get the same vector? Yes, 3 -1 0 and 2। तो हमने ये x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दिस इज हाउ कि आप LU डिकम्पोजिशन की मदद से जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जब हमने इसको लोअर और अपर ट्रायंगुलर में सॉल्व कर लिया, रिड्यूस कर लिया सिस्टम को, तो फिर बड़े जल्दी इसका सोल्यूशन जो है वो हमने डिटरमिन कर दिया है। तो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ LU डिकम्पोजिशन। अब आप देखें एडवांटेज क्या हुआ। एडवांटेज ये हुआ कि अगर हम इस बी के साथ इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो ये मैट्रिक्स की डिकम्पोजिशन तो चेंज नहीं होगी, वो तो स्टिल सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि उस केस में भी आपके पास जो मैट्रिक्स की डिकम्पोजिशन है वो सेम रहेगी, और आप इस बी वेक्टर के साथ जस्ट यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज करें और इसी डिकम्पोजिशन के साथ आप पहले वाले ए पार्ट का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें कि हमारा ज़्यादा टाइम लगा है एलयू फाइंड करने में, बट वंस एलयू हमने फाइंड कर ली है, अब ये बी वेक्टर की वैल्यूज जितनी भी अपडेट होती रहे, हम सेम डिकम्पोजिशन के साथ तमाम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनमें आपके पास बी वेक्टर जो है वो अपडेट हो रहा हो, तो वहाँ पे आप रेफरेंस दें एलयू डिकम्पोजिशन को। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको करते गास सीडल से, तो ए पार्ट के लिए भी कंप्लीट गास सीडल मेथड अप्लाई गास एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते, और बी पार्ट के लिए भी कंप्लीट गास एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते। लेकिन आप देखें हमने एक दफ़ा एफर्ट करके एलयू में डिकम्पोज कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स का सोल्यूशन जो है वो हम इजीली एलयू डिकम्पोजिशन की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी कैन सेव आवर टाइम एंड एनर्जी। इससे रिलेटेड बेटा आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ये जी क्वेश्चन ये फुल का फुल हिस्सा आएगा फाइनेंस में। बेसिकली तो हमने 4x4 सॉल्व किया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट फाइनल में यूजली होता है कि 3x3 का सिस्टम होता है, या हम सिर्फ डिकम्पोजिशन पूछ लेते हैं कुछ इस तरह करके कि वो टाइम एफिशिएंट हो जाए। ओके सर। ओके जी, अच्छा अब हमने सॉल्व करना है यू एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी ये तो हम कर चुके हैं। नाउ वी वांट टू डू द सेम एग्जांपल फॉर क्राउड्स मेथड। तो क्राउड्स मेथड से करने के लिए क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को दोबारा यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। तो ए इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है जी, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 -1, 1 2 3 -1, then we have 1 1 -1 2, 1 1 -1 and 2, then we have 0 -1 -1 3, 0 -1 -1 3, and last 3 1 2 -1 and 3 1 2 -1। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हम उसे परफॉर्म करना चाह रहे हैं क्राउड्स मेथड के साथ। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे ए इज इक्वल्स टू एल टाइम यू अगेन। अब जो एल और यू मैट्रिक्स हम लिखेंगे वो क्राउड्स मेथड के लिए लिखेंगे, और क्राउड्स मेथड के केस में डिफरेंस ये आ जाता है कि अब आपके पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पे वैल्यूज जो हैं वो 1 होंगी। तो L2 2 L3 3 एंड L4 4 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 एंड 0। ओके जी, यहाँ पे आ जाएगा L2 1 L3 1 L3 2 L4 1 L4 2 L4 3 एंड L4 4। सॉरी, ये L4 4 मैंने कुछ ज़्यादा ऊपर लिख दिया। L4 4 L मैट्रिक्स आ गई। अब क्योंकि हम क्राउड्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तो 1 1 1 एंड 1, तो यहाँ पे आ जाएगा U12 U13 U14 U23 U24 एंड U34, और बाकी हो जाएंगे 0 0 0 0 एंड 0 0। ये हमारे पास L टाइम्स U मैट्रिक्स है। अब आप देखिए वंस अगेन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो 1 2 3 4 7 9 एंड 10। लोअर ट्रायंगुलर में 10 हो गए, अपर में हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। तो स्टिल हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो सेम है, 16 अननोन्स हैं क्राउड्स के केस में भी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं आया, अदर देन दैट के आपके पास एल और यू मैट्रिसेस जो हैं वो चेंज होगी कि अब यू में जो अपर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पे 1 है, और लोअर में जो है वो हमने एनी वैल्यू जो है वो आ सकती है डायगोनल पे। वंस अगेन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम इज गोइंग टू गिव अस L11 फर्स्ट, second row into first column is going to give us L21, ओके। थर्ड रो से जब आप करेंगे तो L31 आ जाएगा, फोर्थ से आप करेंगे तो L41 आ जाएगा। सेकंड पे आ जाते हैं जी, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आ जाएगा जी L11 U12, फिर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम हमने कर दिया। सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम करेंगे तो जी आ जाएगा L21 U12 प्लस L22। थर्ड रो को करेंगे तो L31 U12 प्लस L32, और लास्ट को करेंगे तो L41 U12 प्लस L42। सेकंड हो गया, ओके। अब थर्ड कॉलम बना लेते हैं जनरेट। थर्ड फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम करेंगे तो जी हो जाएगा L11 U13 आ जाएगा। सेकंड को करेंगे तो L21 U13 प्लस L22 U23 आ जाएगा। थर्ड को करेंगे तो L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33, ये आ जाएगा। फोर्थ से कर दें तो L41 U13 प्लस L42 U23 प्लस L43। तो थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, तो आपके पास आ जाएगा L11 U14
फिर आ जाए जी आपके पास आ जाएगा L21 U14 प्लस L22 U24, फिर आ जाएगा L31 U14 L32 U24 प्लस L33 U34। लास्ट में आ जाए L41 U14 L42 U24 L43 U34 एंड लास्ट हमारे पास आ जाएगा L44। ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट आ गई। अब यहाँ पे आप वंस अगेन वही प्रोसेस हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। 2 1 दैट इज +1 -1 1 3 -1 -1 एंड 2 -1 2 3 एंड -1। आपके पास दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट को अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो बाय कंपैरिजन हमें क्या नज़र आ रहा है, तो जब हम कंपैरिजन कर लेंगे बाय कंपेयरिंग, तो बाय कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोथ मैट्रिसेस में एलिमेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी। फर्स्ट कॉलम को पहले कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रेटली सिंगल एंट्रीज हैं। L11 1 आ रहा है, L21 2 आ रहा है, L31 आपके पास 3 आ रहा है, L41 हमारे पास -1 आ रहा है। तो आप देखें चार वैल्यूज जो है वो हमने नोन होगी। अब नेक्स्ट वही स्ट्रेटेजी है कि आपने अब वो एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं जिनमें टू टर्म्स आ रही हैं। तो टू टर्म्स वाले जो एलिमेंट है वो हैं जी हमारे पास L11 U12, तो फिर है हमारे पास L11 U13, फिर हमारे पास है L11 U14। इनको कंपेयर कर लें तो आपके पास आंसर आ रहा है 1 0 एंड 3। तो कंपेयर कर लें, यहाँ से L11 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज इक्वल टू 1। तो U12 की वैल्यू आ जाएगी 1, U13 की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड U14 की वैल्यू आ जाएगी 3। और रीज़न क्या है कि L11 जो है वो हमारे पास 1 है। तो आपके पास 4 + 3 7 अननोन्स हैं, वो हमने कैलकुलेट करनी है। टू टर्म्स वाला कंपैरिजन हो गया। अब आप आ जाएं थ्री टर्म्स पे। थ्री टर्म्स कहाँ पे? ये वाली थ्री टर्म्स हैं। अब इनको कंपेयर कर लें तो L21 U12 प्लस L22, और फिर हमारे पास आ जाएगा L31 U12 प्लस L32, इसको कंपेयर कर लें। फिर आपके पास आ जाएगा L41 U12 प्लस L42। तो इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 1 -1 एंड 2। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा जी -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं। L21 की वैल्यू है 2, U12 की वैल्यू है 1, तो L22 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट कम्स आउट टू बी L22 इज इक्वल्स टू 1 - 2 विल बी -1। यहाँ पे आ जाएँ, L31 की वैल्यू है हमारे पास 3, U12 की वैल्यू हमारे पास 1, L32 आ जाएगा इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से -1 और -3 विल बी इक्वल्स टू -4। यहाँ पे आ जाएँ, L41 की वैल्यू है हमारे पास -1, U12 की वैल्यू है हमारे पास 1, L42 की हमारे पास नहीं पता, इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से L42 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 + 1 विल बी इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास हमने 10 अननोन्स जो हैं वो डिटरमिन कर ली। थ्री टर्म्स वाला कंपैरिजन हो गया। अब आ जाए फोर टर्म्स, तो ये दोनों है फोर टर्म्स वाली, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा L21 U13 प्लस L22 U23, इसका कंपैरिजन आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा L21 U14 प्लस L22 U24। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा जी -1 आ जाएगा एंड +1। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। L21 is 2, U13 0, L22 is -1 एंड U23 आप फाइंड करना चाह रहे हैं इक्वल्स टू -1। ये 0 है, ये -1 है, तो यहाँ से U23 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी +1। तो U23 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे आ जाए, L21 की वैल्यू है जी 2, U14 की वैल्यू है 3, प्लस L22 की वैल्यू है हमारे पास -1,
u24 की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इक्वल टू 1, तो 2 3 10 6 और 1 माइनस 6 विल बी -5 और u24 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी +5। तो ये हमारे पास आ गए 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12। 12 अननोन फाइंड करने हैं, मजीद 4 अननोन फाइंड आउट करने हैं। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू इज 4 टर्म्स वाला कंपैरिजन हो गया। अब आप आ जाएं 5 टर्म्स के लिए। तो इंस्टेड ऑफ कि हम इसको करें, आई थिंक आई कैन बेटर राइट इट डाउन एज सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट। आप जो है ये आप एज एन होमवर्क कर लें, कैलकुलेट द रिमेनिंग वैल्यूज़। तो इसी तरह हम बाकी वैल्यूज़ जो है वो कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वंस वी हैव इस, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगी A इज इक्वल्स टू LU। अब इस टाइम हमारे पास जो वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करनी है, मैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे जस्ट प्लग कर सकूँगा, बाकी रह जाएंगी। तो हमारे पास L11 की वैल्यू है जी 1, L21 की वैल्यू है 2 3 एंड -1, तो 2 3 एंड -1 ये हो गया। L22 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया -1, L32 की वैल्यू है -4 एंड 3, तो -4 एंड 3 ये कैलकुलेट होगी है। देन हमारे पास है L33 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट नहीं की, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा L33, यहाँ पे L आ जाएगा 43 एंड L44। तो ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करनी है, 1 2 3 4 एंड 0। ये वैल्यूज़ हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, फिर आ जाते हैं यू मैट्रिक्स पे। यू मैट्रिक्स पे डायगोनल पे तो 1 है, 1 2 3 4 ये वैल्यू 0 है। और u की हमने जी 1 2 की वैल्यू कैलकुलेट किया 1 0 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 एंड 3। u23 की वैल्यू है 1 एंड 5, तो यहाँ पे आ गई 1 एंड यहाँ पे u34 की वैल्यू जो है वो हमने अभी कैलकुलेट करनी। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं वो इसमें मिसिंग है, आप कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें। द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ एक्स, तो हमारे पास लेट्स से सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू b। तो इसके लिए भी हम वंस अगेन वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, दैट a इज इक्वल्स टू LU। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास हो जाएगा LU टाइम x इज इक्वल्स टू b। तो वंस अगेन हम लेट कर लेंगे कि u ऑन x इज इक्वल्स टू y, दिस विल मेक L इंटू y इज इक्वल्स टू b। तो हमारे पास ax इज इक्वल्स टू b जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्स हो जाएगा टू Ly इज इक्वल्स टू b एंड ux इज इक्वल्स टू y। इसको आप कह लें 1, इसको आप कह लें 2। तो हमने सिंगल सिस्टम ऑफ इक्वेशन को 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। नाउ वंस अगेन हम करेंगे कैलकुलेट, आई डोंट नो व्हाट आर राइटिंग, कैलकुलेट कैलकुलेट y फ्रॉम 1, आप 1 में से y को कैलकुलेट करें एंड यूज इन 2 टू कैलकुलेट x। बच्चों अब हो जाएगा, आप जी लोग सर। कर लें। ओके, सर ये दो मेथड हैं क्योंकि दोनों का मकसद तो सेम ही है, तो दोनों बिल्कुल नन्हे से डिफरेंस के साथ क्यों है? अच्छा, बेसिकली एलयू फैक्टराइजेशन की हम आगे जाके अभी 2-3 फॉर्म और भी पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट फॉर्म्स प्रपोज की कि एलयू की ऐसी फॉर्म भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि देखें हमने करना क्या है, हम किसी भी और फॉर्म में भी एलयू डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने शर्त ये है कि अगर ये 4x4 का सिस्टम है तो जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो यहाँ पे राइट साइड पे 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो दैट कि हम यूनिकली उन 16 अननोन्स की वैल्यू डिटरमिन कर सकें। तो अब ये जो डिकम्पोजिशन है ये तो एलयू है, इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें हम सिर्फ ये मेक श्योर करते हैं कि हम ए मैट्रिक्स को जिस फॉर्म में डिकम्पोज कर रहे हैं इसके एलिमेंट्स और इधर नंबर ऑफ अननोन्स की तादाद जो है वो कंपेरेबल हो, सो दैट कि आप यूनिक सोल्यूशन जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट वेज प्रपोज किए गए कि डिकम्पोजिशन कैसे कैसे परफॉर्म हो सकती है। तो चुरस्की और डू लिटल्स बिल्कुल ही सिमिलर हैं, जस्ट विद द डिफरेंस ऑफ के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल पे 1 हो या अपर पे 1 हो। लेकिन जो नेक्स्ट हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके। फिर है हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो हैं
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हम आगे जाके जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि अगर हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा होता है। तो इजी वर्ड में अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिसेस हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसके डायगोनल पे जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी है कि तमाम ऑफ डायगोनल वैल्यूज़ का सम, एब्सोल्यूट सम, डायगोनल की एब्सोल्यूट वैल्यू से हमेशा कम रहे या इक्वल हो जाए। तो अगर तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए तो इसको हम कहते हैं डायगोनली डोमिनेंट, और अगर ये हमारे पास हमेशा ग्रेटर है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। तो आप इस डेफिनेशन को रीड कैसे करेंगे? हम रीड ऐसे करेंगे कि ए आई आई कि जब दोनों इंडेक्स सेम हो, तो आप जानते हैं कि दोनों इंडेक्स सेम होते हैं डायगोनल पे, A1 1 2 2 3 3। तो डायगोनल पे लाई करने वाली वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ पे इक्वल का ऑप्शन भी है, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n। जब आप j को चेंज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप कॉलम नंबर चेंज करते हैं, क्योंकि ए आई जे में j इंडेक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अक्रॉस द कॉलम आप कॉलम चेंज करें तो आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम, एब्सोल्यूट सम, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द डायगोनल वैल्यू एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे j शुड नॉट बी इक्वल टू i, तो इसका मतलब है इस सम में हमने डायगोनल की वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। तो इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ कि ऑफ डायगोनल वैल्यू यानी कि अदर देन डायगोनल वैल्यूज हैं उनका एब्सोल्यूट सम करके देखें कि क्या वो डायगोनल से कम आ रहा है या नहीं। तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास डायगोनल पे वैल्यू लाई करती है 7, उसका एब्सोल्यूट भी 7 होगा, और ऑफ डायगोनल वैल्यूज का सम करूँ तो एब्सोल्यूट 2 प्लस एब्सोल्यूट 0, आंसर 2 आ रहा है जो कि स्ट्रिक्टली लेस है 7 से, इक्वल भी नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस है। फर्स्ट रो के लिए ओके। सेकंड रो में आ जाते हैं, डायगोनल वैल्यू है 5, एब्सोल्यूट 5, ऑफ डायगोनल वैल्यूज का सम 3 प्लस -1 एब्सोल्यूट। तो जब आप इसका सम करेंगे तो 3 + 1 विल बी 4, एंड हम जानते हैं कि 4 जो स्ट्रिक्टली लेस है 5 से। लास्ट रो में आ जाए, डायगोनल वैल्यू 6, -6 का एब्सोल्यूट सम इज ग्रेटर देन 0 + 5, तो -6 का एब्सोल्यूट जो है वो 6 हो जाएगा, एंड वी नो दैट कि 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप देखें इसका मतलब है ए मैट्रिक्स में स्ट्रिक्टली ग्रेटर जो है वो होल्ड कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स में डायगोनल आ रहा है 6 और ऑफ डायगोनल वैल्यू का एब्सोल्यूट सम है 4 + -3। तो जब आप सम कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 7। तो इसका मतलब है डायगोनल वैल्यू ऑफ डायगोनल वैल्यू के एब्सोल्यूट सम से कम आ गया। दिस मीन्स दैट बी इज नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट, इवन इट्स नॉट अ डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो हमारे पास स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स नहीं है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी इक्वल भी आ जाए ना, लाइक इधर हो जाता 4 + 2, तो फाइन, मतलब वो डायगोनली डोमिनेंट हो जाती फर्स्ट रो के लिए कि आपके पास जो डायगोनल पे वैल्यू है वो हमारे पास डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स सी कंस्ट्रक्ट कर लूँ जो कि डायगोनली डोमिनेंट बन रही हो, तो लेट्स से 3 और यहाँ पे मेरे पास हो 2 and 1, फिर मैं यहाँ पे कर दूँ 0 1 and 0 और लास्ट में कर देते हैं 3 2 and 7। अब आप देखें ये जो मैट्रिक्स सी है इसमें एब्सोल्यूट 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एब्सोल्यूट 2 + एब्सोल्यूट 1। तो यानी कि यहाँ पे 1 के इक्वल भी आ रही है, 2 + 1 = 3, और 1 जो है वो एब्सोल्युटली ग्रेटर है 0 + 0 से, बल्कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ जाएगा, एंड 7 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 3 + 2 से। तो आप देखें इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास पहली रो के केस में इक्वल आ रहा है, तो सी जो है सी इज डायगोनली डोमिनेंट, ये डायगोनली डोमिनेंट है बट नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। ओके, फिर हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 6.21। ये थ्योरम हमें ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स इज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सर जिसका वो डिटर्मिनेंट ना हो। नॉन जीरो आ जाए, सिंगुलर हो तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, और नॉन सिंगुलर हो तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। और आप लोगों को ये बात भी याद होगी कि जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो फिर यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यानी कि आपके पास अगर हो AX = B, तो उस केस में आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं X = A इन्वर्स टाइम्स B। तो जब आप इन्वर्स फाइंड कर सकें तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि थ्योरम हमें कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है, बल्कि स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, नॉट ओनली डायगोनली डोमिनेंट, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, तो फिर ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इस केस में आप गाउस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं
यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इसके लिए कोई रो या कॉलम इंटरचेंज आपको अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी। दिस कंपटीशन विल बी स्टेबल और जो राउंड ऑफ एरर की ग्रोथ है वो भी इस केस में कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल क्लॉज ऑफ मैट्रिक्स है विच इज नोन एज पॉजिटिव सब डेफिनेट। सर लास्ट स्लाइड करते हैं, लास्ट स्लाइड। सर इसके अंदर अभी जो हम चेक कर रहे थे डायगोनल एंट्रीज और ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो जैसे हमने ये 5 वाली एंट्री ली है, ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, या चले 7 वाली ले लेते हैं, तो हमने 2 और 0 का सम किया, 3 और 0 का नहीं किया, तो हमने कॉलम का नहीं करना, रो का करना है, यानी ऑफ डायगोनल लेकिन रो की। रो की, क्योंकि आप डेफिनेशन में देखें तो जे गोज फ्रॉम 1 to n, तो जे कहाँ पे चेंज होता है, कॉलम वाइज चेंज होता है, तो हमने रो वाला नहीं लेना। रो वाला, क्योंकि वो डेफिनेशन ऐसे है ना। ठीक है सर। आगे जाके मैं जब गॉस सीडल वगैरह पढ़ाऊंगा ना, मुझे याद कीजिएगा, मैं आपको इसकी जस्टिफिकेशन भी दूंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्लास ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट, हम उसे पॉजिटिव डेफिनेट कब कहते हैं, डेफिनेशन ये है कि इफ इट इज सिमेट्रिक एंड इफ एक्स ट्रांसपोज टाइम ए एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 हो फॉर एवरी n डायमेंशनल वेक्टर एक्स नॉन जीरो। तो हम मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स तब कहेंगे कि अगर वो सिमेट्रिक हो और उसके साथ साथ हम एक वेक्टर जो उसी स्पेस से आ रहा हो, एक्स ट्रांसपोज टाइम ए एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये जो स्केलर वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव हो, तो फिर उस केस में हमारे पास मैट्रिक्स जो है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बन जाती है। अब ये वेक्टर फॉर एवरी n डायमेंशनल, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेक्टर जो x है ये जनरल होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर एक वेक्टर के लिए होल्ड नहीं करना चाहिए, उस स्पेस में लाया करने वाले तमाम वेक्टर्स के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। शो करना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है, तो सबसे पहले हम इसको सिमेट्रिक शो करते हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें 2 - 1 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज कर दें 0 - 1 2। तो आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज वापस ए इटसेल्फ आ गया। दिस इंप्लाइज कि ए इज सिमेट्रिक। तो हमें ये पता लग गया कि जी ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आ जाते हैं एक्स वेक्टर के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स ट्रांसपोज टाइम ए इंटू एक्स। तो एक्स वेक्टर हमने इसी स्पेस से लेना है, तो ऑब्वियसली ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 का ही वेक्टर हम लेंगे, x1 x2 x3, क्योंकि ट्रांसपोज ले लिया। मैट्रिक्स आ जाएगी 2 - 1 0 - 1 2 एंड -1 0 -1 एंड 2। और फिर आप यहाँ पे वेक्टर x ले लें, x1 x2 एंड x3, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करें। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास बन जाएगा x1 x2 एंड x3। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2x1 - x2 - x1 प्लस 2x2 एंड -x3, और यहाँ पे 0 है तो -x2 प्लस 2x3, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको। अब इसके साथ कर लें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ जी, x1 इंटू 2x1 - x2 प्लस x2 टाइम -x1 प्लस 2x2 -x3, और लास्ट आ जाएगा प्लस x3 टाइम -x2 प्लस 2x3। तो सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 2x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस x2 x3 माइनस x2 x3 प्लस 2x3 स्क्वायर। स्प्लिट कर लेते हैं, तो x1 स्क्वायर को अलग कर लेते हैं प्लस x1 स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 2x1 x2, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं बेसिकली। फिर x2 स्क्वायर को भी स्प्लिट कर लेते हैं, और फिर आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 प्लस x3 के स्क्वायर को भी स्प्लिट करने फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x3 स्क्वायर। अब ये आपके पास बन जाएगा x1 स्क्वायर, आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा x1 माइनस x2 स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा x2 माइनस x3 स्क्वायर, और लास्ट आपके पास आ जाएगा x3 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स है, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी रियल नंबर का। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस कैन ऑलवेज बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। अब यहाँ पे इक्वल भी नहीं हो सकता, रीज़न क्या है
कि जब आप पॉजिटिव टर्म्स को सम कर रहे होते हैं तो वो जीरो तो तभी हो सकती है जब वो सारी जीरो ही हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, बिकॉज आप पॉजिटिव टर्म्स को सम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर सकती। तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि जब x1 x2 x3 x सब जीरो हो जाए। तो हमने यहाँ पे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि x शुड नॉट बी जीरो। तो अगर वो जीरो नहीं है तो देन पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन सम जो है ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया कि x ट्रांसपोज टाइम ax जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, हेंस a जो है वो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे लेकिन आप देखें कि यहाँ तक तो आना चलो कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इससे पॉजिटिव स्क्वायर बनाना यहाँ पे तो लकीली हमने बना लिया x1 माइनस x2 कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से, लेकिन हर केस में ये कंप्लीट स्क्वायर करना इज नॉट एन ईजी टास्क। तो अब ऐसी पॉसिबिलिटी कि जब ये इजी टास्क ना हो तो फिर हमें कुछ और कंडीशंस जो हैं वो डिफाइन करने की ज़रूरत है जिनकी मदद से हम देख सकें कि मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। और फॉर एग्जांपल ये 3x3 मैट्रिक्स थी तो आसान था, ये 10x10 मैट्रिक्स हो जाए, 100x100 मैट्रिक्स हो जाए, तो फिर डिटरमिन करना वंस अगेन हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क होगा कि हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकें। तो इसके लिए कुछ थ्योरम्स है जो हमें सजेस्ट करते हैं कि हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। तो थ्योरम 6.23 हमें ये कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट हो तो फिर ये चार कंडीशन होल्ड करती हैं। फर्स्ट ए एज एन इनवर्स, तो अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करे तो आप लोग जानते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैट्रिक्स पॉजिटिव है तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आएगा। सेकंड कंडीशन है ए डबल आई ग्रेटर देन जीरो, तो डबल आई का मतलब होता है डायगोनल वैल्यू, तो डायगोनल इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन हमें बता रही है कि डायगोनल मैट जो होता है, डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, आर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके जी। थर्ड है हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू के जे इज लेस देन आर इक्वल्स टू एन ए के जे इज लेस देन आर इक्वल्स टू मैक्सिमम 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू एन ए आई आई। आप देखें यहाँ पे के जे दोनों इंडेक्स को चेंज करने का मतलब है रो में भी और कॉलम में भी, क्योंकि जब आप के चेंज करते हैं तो रो नंबर चेंज होता है, जब जे चेंज करते हैं तो कॉलम नंबर चेंज होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर रही है पूरी मैट्रिक्स में वो लेस होनी चाहिए। मैक्सिमम ऑफ 1 इज लेस देन आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू एन ए आई आई। तमाम ऑफ डायगोनल वैल्यूज की एब्सोल्यूट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको डायगोनल की मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि आप पूरी मैट्रिक्स में रो और कॉलम में देखें और ये देखें कि तमाम ऑफ डायगोनल वैल्यूज में जो सबसे बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा डायगोनल की सबसे बड़ी वैल्यू से कम हो, एब्सोल्यूट। और लास्ट हमारे पास है कि ए आई जे स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे ए आई जे का मतलब होता है ऑफ डायगोनल वैल्यू, किसी भी ऑफ डायगोनल वैल्यू का स्क्वायर हमेशा लेस होना चाहिए ए आई ए जे जे। आई एंड जे जे रिप्रेजेंट्स टू डायगोनल वैल्यूज, तो किसी भी दो डायगोनल वैल्यूज की प्रोडक्ट से ऑफ डायगोनल वैल्यू का स्क्वायर हमेशा कम होना चाहिए। तो अगर ये फोर कंडीशंस होल्ड कर रही हों तो फिर हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती है। सर और जी बेटा, सर ये थर्ड कंडीशन समझ में नहीं आई। थर्ड कंडीशन ये कह रही है कि मैक्सिमम ऑफ 1 इज लेस देन के जे इज लेस देन एन ए के जे, के भी चेंज हो जाए जे भी चेंज हो जाए 1 से लेके एन तक, तो के चेंज होता है तो रो नंबर चेंज होता है, जे चेंज होता है तो कॉलम नंबर चेंज होता है। इसका मतलब है पूरी मैट्रिक्स बन गई, यानी कि जब आप ए के जे 1 से एन तक लिखते हैं तो कंप्लीट मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज इंक्लूडिंग द डायगोनल वन, तो इसमें जो तमाम एंट्रीज हैं ऑफ डायगोनल वैल्यूज की उनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि आप डायगोनल को छोड़ दें बाकी तमाम वैल्यूज में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो देख लें, उससे हमेशा डायगोनल पे लाई करने वाली मैक्सिमम वैल्यू के एब्सोल्यूट से कम होना चाहिए। बात क्लियर होगी? यानी ऑफ डायगोनल वैल्यू कम होगी डायगोनल वैल्यू से। बिल्कुल एब्सोल्यूट सही। और ये किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम के लिए नहीं होगा। अगर मसलन यहाँ पे 2 अगर पहली डायगोनल एंट्री है तो पूरे मैट्रिक्स की बाकी सारी ऑफ डायगोनल एंट्री इस 2 से कम होंगी। तो कम भी या इक्वल की पॉसिबिलिटी भी है। हाँ जी, ठीक होगा, ठीक। तो हमारे पास लास्ट थ्योरम है अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली if each of its leading principal sub matrices has positive determinant। लीडिंग सब मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है?
आपके पास जो भी मैट्रिक्स है आप उसके डिटरमिनेंट लिख लें, तो यानी कि ए का हम डिटरमिनेंट लिख लें 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 एंड 2, तो ये एक लीडिंग सब मैट्रिक्स होगी। इसके बाद आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, जो बाकी मैट्रिक्स है वो सब लीडिंग हो जाएगी, दैट विल बी 2 -1 -1 2, ये सेकंड सब लीडिंग मैट्रिक्स होगी। और लास्ट इस रो और इस कॉलम को भी छोड़ दें तो आपके पास लास्ट ये डिटरमिनेंट। तो दीज आर 3 लीडिंग सब मैट्रिसेस, ये हमारे पास 3 लीडिंग सब मैट्रिसेस हैं ए की, सब मैट्रिसेस ऑफ ए। तो ये हमारे पास ए की 3 लीडिंग सब मैट्रिसेस हैं, इनके डिटरमिनेंट पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि ए का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट अगर पॉजिटिव हो तो फिर वो पॉजिटिव डेफिनेट होती है। तो आप यहाँ से चेक कर लें, तो मेरे पास जो ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स 4 -1 प्लस 1 टाइम आपके पास आ जाएगा 1 टाइम फर्स्ट रो सेकंड रो पर ये निकाल दें, तो 2 - 1 आपके पास आ जाएगा -2 और प्लस 0, और लास्ट तो आपके पास एंट्री 0 आ रही है। तो आप देखें 2 × 3 6 और -2, तो आंसर 4 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट देखें तो 4 + 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू 5, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट 2 ही आ जाएगा और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो तमाम लीडिंग सब मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर ए जो है वो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। लास्ट एग्जांपल है, यूज डेफिनेशन टू शो दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट, कंफर्म यूजिंग थ्योरम 6.25। तो हमने 6.25 थ्योरम अप्लाई कर दिया, उसकी मदद से कंफर्म कर दिया कि यस इट इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने के लिए हमारे पास फिर 3 चीज़ें आ गई हैं। एक है कि हम बाय डेफिनेशन चेक कर सकते हैं 6.22 की मदद से, फिर हमारे पास है थ्योरम 6.23 की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये 4 कंडीशन होल्ड कर रही हो तो पॉजिटिव डेफिनेट होती है। फिर हम थ्योरम 6.25 की मदद से चेक कर सकते हैं कि अगर ये होल्ड कर रही हो तो पॉजिटिव डेफिनेट होती है। तो इसके साथ ही हम आज की जो क्लास है इसको यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह टुमारो हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे।